प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा कर लौटे स्वदेश। दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, भारत आने का दिया न्योता। पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। तीसरे चरण के लिए आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच। चौथे चरण के लिए कल तक नामांकन। आजादी का अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी में शामिल हुए राज्यपाल। कहा, अतीत की घटनाओं से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है इतिहास। और राज्य में 8 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पेरिस में श्री मैक्रों से मुलाकात की और शिष्टाचार स्तर पर वार्ता की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत भी हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों के साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी फ्रांस यात्रा को फलदायक बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रपति मैक्रों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की। लेकिन बहुत फलदायक रही। राष्ट्रपति मैक्रों और मैंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। मैं गर्मजोशी भरी मेजबानी के लिए राष्ट्रपति मैक्रों और फ्रांस सरकार का आभारी हूं। झारखंड समेत देश भर में कोरोना से जंग जारी है और लगातार कोरोना वीरों को इस खतरनाक वायरस पर विजय मिल रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 3,275 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 3,010 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। 20 घंटों में कोविड-19 के 3,275 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3,010 लोगों ने कोरोना महामारी को मात दी। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 0.78% पर है, जबकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.77 पर पहुंच गया। देश में अब तक की कुल जो मरीजों की संख्या है, सक्रिय मरीजों की संख्या, वो 19,719 है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13 नए संक्रमितों की पहचान की गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 25 सक्रिय मामले हैं। इसके अलावा देवघर में 4, पूर्वी सिंहभूम में 3, जामताड़ा में 3 और बोकारो और खूंटी में 1-1 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 1,89,63,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 13 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। में 13,98,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया गुजरात के केवड़िया में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में शामिल होंगे। शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। ये परिषद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक शीर्ष
परामर्शदात्री निकाय है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है। साथ ही आम लोगों के लाभ के लिए नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन के तरीकों और साधनों की सिफारिश करना है। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नीति आयोग, उद्योग मंचों, स्टार्टअप्स और एकेडमिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों के साथ पैनल पर चर्चा होगी। साथ ही हितधारकों के साथ संवादात्मक सत्रों का भी आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में नीतियों और कार्यक्रमों के समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए एक सहभागी दृष्टिकोण विकसित करने की दृष्टि से हितधारकों के साथ विस्तृत संवाद स्थापित करने के लिए सत्रों की योजना बनाई गई है। इसके सत्र कई विषय वस्तुओं पर केंद्रित होंगे। इनमें सभी के लिए सस्ता, सुलभ और एक समान स्वास्थ्य सेवा, भविष्य की स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए भारत को तैयार करना, भारत में रोगमुक्त और भारत की ओर से रोगमुक्त स्वस्थ भारत के लिए रोड मैप तैयार करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ अभ्यासों को साझा करना और स्वस्थ राज्य स्वस्थ राष्ट्र की अवधारणा के लिए राज्यों के साथ सहयोग और समन्वय करना शामिल है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुजरात में आयोजित 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में हिस्सा लेने के लिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रांची से रवाना हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री गुप्ता ने कहा कि वे केंद्र सरकार से जमशेदपुर, रांची और धनबाद के लिए 3 नए एम्स की मांग करेंगे। उन्होंने बताया कि वे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से ये भी आग्रह करेंगे कि झारखंड के लोगों को भी बूस्टर डोज फ्री में मिल सके। बढ़ते हैं आगे। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। पहले और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का समय सीमा खत्म हो जाने के बाद अब चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है। वहीं तीसरे चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण के लिए उम्मीदवार कल और परसों अपने नाम वापस ले सकेंगे। वहीं चौथे चरण के लिए कल तक अभ्यर्थी नामांकन दाखिल कर सकेंगे, जबकि 7 और 9 मई को नामांकन पत्रों की जांच होगी और उम्मीदवार 10 और 11 मई तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल रांची स्थित एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अनामिका किस्कू की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले की अगली तिथि 2 जून निर्धारित की है। ये मामला लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ा है। लोकसभा चुनाव में वोट देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अरगोड़ा स्थित संत फ्रांसिस स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र पर पहुंचे थे। इस दौरान दोनों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा लगाया हुआ था। मामले को लेकर कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन ने अरगोड़ा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कराया था। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और अपराधी बेलगाम हो गए हैं। श्री प्रकाश ने कहा कि सरकार और अधिकारियों को इस मामले में चिंतन करना चाहिए कि आखिर धनबाद के चिकित्सक ने किन कारणों से पलायन को मजबूर हो गए। कांग्रेस कमेटी के महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान कल राज्य स्तरीय समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी नेता, विधायक और कार्यकर्ताओं ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ सदस्यता अभियान पूरा किया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान का परिणाम सकारात्मक रहा। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य इस अभियान को राज्य के सभी बूथों तक पहुंचाना है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि लोगों को अतीत की घटनाओं से अवगत होकर स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेनी चाहिए। वे कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मौके पर उन्होंने कहा कि देश भर में एक अभियान चलाकर देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदान और उनके योगदान से सबको अवगत कराने और देशभक्ति की भावना जागृत करने के साथ साथ गुमनाम शहीदों की गाथाएं जन जन तक पहुंचाना है।
उत्पाद आयुक्त ने कहा है कि रांची में 4 मई से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में नई उत्पाद नीति के तहत शराब की आपूर्ति 1 मई से शुरू हो चुकी है। नई नीति के तहत प्रथम 4 दिनों के संचालन के क्रम में राज्य को उत्पाद कर के रूप में करीब 7 करोड़ रुपए तथा उत्पाद परिवहन कर के रूप में 12 करोड़ यानी कुल 19 करोड़ रुपए राजस्व के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। अफीम के अवैध तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के साइको थाना क्षेत्र के जंगल से एक तेल टैंकर जब्त किया, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा पाया गया। इसके अलावा पुलिस ने एक एलपी ट्रक, 2 ऑटो, 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खूंटी पुलिस को कुछ गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जो हैं ग्राम कुड़ापूर्ति के गिंडुक जंगल में गाड़ियों से डोडा लोड कर रहे हैं, जिसकी छापेमारी है तो सीआरपीएफ और एसएसबी के जो बल हैं उनके द्वारा भी सहायता ली गई थी और साइको थाना से टीम का गठन किया गया था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए कुड़ापूर्ति टोला गिंडुंग से एक ट्रक जिसमें 195 बोरा डोडा था, जिसका वजन 3,359 किलो 700 ग्राम बोरी में जो वजन था डोडा का, एक टैंकर जिसमें डोडा भरा। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो उसमें पत्थर उथल गिर जाए तो मौत भी हो जाती है, चोट भी हो जाता है, फिर अपाहिज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत ही दिक्कतें होती हैं। बिहार और झारखंड के कुछ जिलों में आज भी ढेर सारे बच्चे स्कूल की बजाय अभ्रक की खदानों में डिबरा चुनने जाते हैं। हमारे देश के कानून के अनुसार बाल मजदूरी एक दंडनीय अपराध है। बच्चा पढ़ाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्य में 8 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। रांची, हजारीबाग, गुमला समेत राज्य के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से दोपहर बाद आई बारिश ने जहां एक ओर बढ़ते तापमान पर लगाम लगाकर मौसम को खुशनुमा बना दिया है, वहीं कई इलाकों में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ये साइक्लोनिक दबाव का असर है। नीचे चल रहा है, जिसके कारण अभी आम जनों को थोड़ा सा गर्मी से राहत महसूस हो रही है। और बात करते हैं सिनोप्टिक फीचर की, तो 3 प्रमुख सिनोप्टिक फीचर हैं जो झारखंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं या आने वाले समय में करेंगे। तो पहला है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उसके आसपास में स्थित है, वो 1.5 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल एक्सटेंड कर रहा है। वहीं अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में मौसम का हाल ऐसा ही बना रहेगा। उन्होंने खास तौर पर कहा कि कुछ जिलों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है। कुछ इलाकों पे थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में बारिश देखने को मिल सकती है। और 7 और 8 तारीख में जो आपका पूर्वी भाग है झारखंड का, संथाल और कोल्हान वाला, और साथ साथ में जो मध्य भाग है वहां पे आपको थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे तो मौसम का मिजाज बदलने से लोगों ने राहत की सांस तो ली है, पर वज्रपात से कई पशुओं की मौत भी हो गई है। आंधी, तूफान और ओलावृष्टि ने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
जमशेदपुर में पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त विजया जाधव द्वारा जिले में क्रियान्वित विकास योजनाओं के अद्यतन प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक की गई। बैठक में मनरेगा, आवास, डीएमएफटी, सांसद आदर्श ग्राम, आधारभूत संरचना निर्माण, सीएसआर नीति आयोग के इंडिकेटर्स तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में बसंत सेंट्रल चौक से टैंक रोड तक स्थानीय प्रशासन की ओर से प्लास्टिक तथा सड़क अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 15 किलो प्लास्टिक के साथ 6 दुकान और अतिक्रमण करने वाले 15 दुकानदारों से 12,000 रुपए से अधिक के जुर्माने की वसूली की गई। हजारीबाग की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी नैन्सी सहाय की मौजूदगी में प्रथम चरण के तहत पदमा, परकट्ठा, चौपारण, बरही और चलकुशा प्रखंड में मतदान संपन्न कराने के लिए पीठासीन पदाधिकारी के साथ प्रथम, द्वितीय और तृतीय मतदान पदाधिकारी की रेंडमाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए संबद्ध किया गया। पंचायत चुनाव के पहले चरण में 14 मई को होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन रांची द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप विकास आयुक्त विशाल सागर ने मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में स्थित डिस्पैच सेंटर और पंडरा बाजार प्रांगण स्थित मतगणना केंद्र का निरीक्षण किया। पलामू के आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा की संयुक्त अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में संबंधित तैयारियों एवं विधि व्यवस्था की समीक्षा की गई। आयुक्त ने स्वच्छ एवं निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को समय रहते पूर्ण करने का निर्देश दिया। खूंटी के एक तेल टैंकर से पुलिस ने 21 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा बरामद किया है। इसके अलावा पुलिस ने एक ट्रक में लदे 33 क्विंटल अवैध डोडा को जब्त किया। इसका अनुमानित बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए आंका गया है। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित लक्ष्मी नगर में एक घर से लाखों रुपए की लॉटरी बरामद की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को ये सूचना मिली थी कि करीब 1 साल पहले बनाए गए नए मकान में लॉटरी का अवैध धंधा जोरों पर चल रहा है। इस सूचना पर पुलिस ने ये कार्रवाई की। धनबाद के बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के बंद साउथ गोविंदपुर कोलियरी के चानक में एक 17 वर्षीय किशोर गिर गया। बाद में माइंस रेस्क्यू टीम ने किशोर के शव को बाहर निकाला। किशोर के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किशोर के शव को रखकर घंटों प्रदर्शन किया। बोकारो की चंद्रपुरा में कोयला लदा रैक के 4 डिब्बा अचानक पटरी से उतर गया। यह हादसा दुगदा रिसीविंग यार्ड के निकट हुआ। इस हादसे में घंटों आवागमन प्रभावित रहा। जूनियर महिला हॉकी वर्ल्ड कप सहित कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी सिमडेगा जिले के केरसई प्रखंड की करगागुड़ी बाजू टोली की रहने वाली ब्यूटी डुंगडुंग को कल इंडियन ऑयल से नियुक्ति पत्र मिला। ब्यूटी डुंगडुंग वर्ष 2016 में पहली बार झारखंड टीम से राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता से अपनी करियर की शुरुआत की थी और 2019 में वो इंडिया कैंप में शामिल की गई थी। गुमला जिले में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों के खिलाफ प्रशासन की ओर से अभियान चलाया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में जिला खनन पदाधिकारी रामनाथ राय, टाउन थाना प्रभारी विनोद कुमार के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी शामिल थे। मौके पर ही अवैध रूप से संचालित ईंट भट्टों को ढहा दिया गया। कहाँ कार्रवाई की गई है? हाँ जी, उपायुक्त गुमला के निर्देश के अनुसार आज हम लोगों ने करौंदी में ये जो अवैध रूप से चल रहे थे इसके माध्यम से जो गलत तरीके से एक घंटा किए गए थे उसको द्वारा तोड़ा जा रहा है और उसको सील किया जाएगा। तैयार पहले हो चुका है। जिले में कुल 60 से ऊपर ऐसे ईंट भट्टे हैं जो अभी कई वर्तमान में चालू है, कई बंद हैं। अभी हम लोग जहाँ कार्रवाई कर रहे हैं ये ईंट भट्टा पालकोट वन सरनई के अंतर्गत ग्राम करौली में है। यहाँ पर भट्टा चलाना नियम के तहत मना है।
फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव के साथ आयोजित आगामी मार्शेडू फिल्म में भारत आधिकारिक सम्मानित देश होगा। महोत्सव का आयोजन 17 मई से शुरू होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब किसी देश को ऐसा सम्मान दिया जा रहा है। सिनेमा को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ये पहली बार है जब मार्शेडू फिल्म को आधिकारिक रूप से एक सम्मानित देश मिला है। अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की कि भारत भी कान नेक्स्ट में सम्मानित देश है, जिसके तहत 5 नए स्टार्टअप्स को ऑडियो विजुअल उद्योग के बारे में बताने का अवसर दिया जाएगा। एनिमेशन डे नेटवर्किंग में 10 प्रोफेशनल हिस्सा लेंगे। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांस फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड प्रीमियर भी आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी को प्रदर्शित करने के लिए चुना गया है। इसे 19 मई को प्रदर्शित किया जाएगा। भारत को गोज टू कान सेक्शन में 5 चयनित फिल्मों को प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। इन 5 फिल्मों में असमिया फिल्म बागजान, हिंदी और छत्तीसगढ़ी फिल्म बैलाडीला, कन्नड़ फिल्म शिवम्मा, हिंदी फिल्म एक जगह अपनी, मराठी, कन्नड़ और हिंदी फिल्म फॉलोअर को भी शामिल किया गया है। साथ ही सत्यजीत रे क्लासिक की एक रीमास्टर्ड क्लासिक प्रतिद्वंद्वी को कान क्लासिक सेक्शन सिनेमा डे ला प्लेगे में दिखाया जाएगा। पवेलियन का एकमात्र फोकस भारत की ब्रांडिंग विश्व के कंटेंट हब के तौर पर करने पर होगा। इस पवेलियन का उद्घाटन 18 मई को होगा। ये देश की भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधताओं में भारतीय सिनेमा को दर्शाएगा और वैश्विक समुदाय के प्रतिनिधियों के लिए नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के रूप में भी काम करेगा। कंट्री ऑफ ऑनर में कान नेक्स्ट जो उसमें भी 5 नए स्टार्टअप्स को वहां पर जाने का अवसर मिलेगा। 10 प्रोफेशनल्स वहां पर जा सकते हैं और वहां पर अपने ऑडियो विजुअल इंडस्ट्री को अपना काम भी दिखा सकते हैं, नेटवर्क कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये अवसर भी वहां मिलने वाला है। मैजेस्टिक बीच पर जो ओपनिंग नाइट होगी वहां पर भारत की फिल्म, संस्कृति, संगीत, इसको लेकर उस पर प्रकाश डाला जाएगा। वहां दिखाने का उसको अवसर मिलेगा। भारत की कोई ऐसी पिक्चर जिसका वर्ल्ड प्रीमियर करना हो, ये भी अवसर हमारे पास आया है और इसके लिए आर माधवन जी की रॉकेटरी पिक्चर को चुना गया, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर कान फिल्म फेस्टिवल में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 40 आधार अंक यानी 0.4% की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर 4.4% हो गई है कि वृद्धि तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए आरबीआई ने मुख्य ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। रेपो दर में 0.4% की बढ़ोतरी की गई है और ये बढ़कर के 4.4% हो गई है। सीआरआर में भी 0.5% की बढ़त के बाद सीआरआर 4.5% हो गया। मई 2020 के बाद पहली बार ब्याज दरों में ये बढ़ोतरी की गई है। महंगाई के 17 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद ये फैसला हुआ है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने एक सुर में इस बात पर सहमति जताई कि विकास को सहारा देने के साथ ही महंगाई दर को काबू में रखना वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. दरअसल कई देशों में महंगाई 30 से 40 सालों के उच्चतम स्तर पर है, तो कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई है। मार्च में पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। कोविड की वजह से दुनिया के विकास दर में 1% की कमी की आशंका है। आरबीआई ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि महंगाई पर काबू रखने और विकास को सहारा देने के लिए वो प्रतिबद्ध है। Globally, inflation is rising alarmingly and spreading fast. Geopolitical tensions are ratcheting up inflation to their highest levels in the last 3 to 4 decades in major economies while moderating external demand.
Global crude prices, that is crude oil prices, are ruling above $100 per barrel, and they remain volatile. भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को बरकरार रखने, इसे समावेशी बनाने के लिए महंगाई पर काबू पाना बेहद जरूरी है और इसलिए आर्थिक और वित्तीय स्थायित्व के साथ साथ विकास की दर को तभी बरकरार रखा जा सकता है जब देश में महंगाई काबू में रहे। ऐसे में आरबीआई का यह कदम बेहद जरूरी हो गया था। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सनराइजर्स हैदराबाद के साथ होगा। हैदराबाद ने इस सीजन में अब तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 4 हार और 5 जीत शामिल हैं। टीम अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में कुछ खास नहीं कर पाई। इस सीजन में दिल्ली ने अब तक 9 मुकाबले खेले, जिसमें से उसे 4 में जीत और 5 में हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली कैपिटल की टीम पॉइंट टेबल में 7वें पायदान पर है। ऐसे में दोनों टीमें आज होने वाले मुकाबले में जीत दर्ज करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। वहीं कल खेले गए आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 13 रनों से हरा दिया। मंगलवार को खेले गए रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी की टीम ने 8 विकेट के नुकसान पर 173 रन बनाए थे। आरसीबी द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 160 रन ही जुटा सकी और मैच हार गई। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 30 रनों की पारी खेली, जबकि फाफ डुप्लेसिस ने 38 रन जोड़े। टीम की तरफ से महिपाल लोम्बोर ने सर्वाधिक 42 रन की पारी खेली। रामगढ़ में मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बनाकर एक ग्रामीण ने बिजली का उत्पादन किया है। पूरे गांव को बिजली देने के सपने को पूरा करने के लिए वे सरकार से अब मदद की अपील कर रहे हैं। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड अंतर्गत बयांग गांव में रहने वाले केदार प्रसाद महतो ने बिजली समस्या से निपटने का नया रास्ता ढूंढ निकाला है। केदार प्रसाद ने वर्षों के अथक प्रयास के बाद देसी जुगाड़ से 5 किलोवाट बिजली का उत्पादन कर मिसाल कायम किया है। इस बिजली से अभी गांव के मंदिर और चौक चौराहे रोशन हो रहे हैं। 12 वोल्ट के बिजली उत्पादन से शुरुआत कर यह कामयाबी 5 किलोवाट बिजली उत्पादन तक पहुंच चुकी है। केदार प्रसाद महतो ने कहा कि सरकार मदद करे तो दूसरे गांव भी रोशन हो सकते हैं। जैसे हम सोच रखे थे कि मिनी हाइड्रो पावर प्लांट इस नदी से बनाएंगे, और जब बिजली का समस्या होती थी तो इस समस्या को देखते हुए कि इस मिनी हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली का समस्या को दूर करने का सोच रखे थे। केदार प्रसाद महतो के साथ रहने वाले ग्रामीणों ने मिनी हाइड्रो प्लांट बनाने के सफर को बताते हुए कहा कि सरकार से भी मदद मिलनी चाहिए ताकि इससे पूरा गांव रोशन हो सके। सरकार से मदद कुछ नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो ये कुछ और बढ़ा के दिखाएगा। हम लोग नदी नहाने आते थे तो देखते थे कि खेल खेल में ही मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बना दिए। बिजली विभाग के पदाधिकारी भी केदार की इस पहल की सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि आए दिन ऊर्जा पैदा करने में राशि खर्च हो रही है, ऐसे में हाइडल से बिजली पैदा करना तो वरदान जैसा है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। ये बहुत ही एक नॉन टेक्निकल, जो कि आपने कहा कि नॉन टेक्निकल होकर के ऐसा किया है, ये बहुत ही उस क्षेत्र के लिए नहीं, झारखंड प्रदेश के लिए है। रामगढ़ बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इसे बेहतर कदम बताते हुए कहा कि सरकार अगर प्रोत्साहित करे और लोगों को ट्रेनिंग दे तो इससे काफी फायदा होगा। लोगों को इससे सीख भी लेना चाहिए और झारखंड प्रदेश में ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं जहां इसका प्रयोग किया जा सकता है। झारखंड में मिनी हाइड्रो पावर प्लांट लगाने की अपार संभावनाएं हैं। अगर सरकार इस ओर ध्यान दे तो राज्य में बिजली की समस्या से निजात मिल सकती है। दूरदर्शन समाचार के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आखिर में एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 यूरोपीय देशों की सफल यात्रा कर लौटे। स्वदेश दौरे के अंतिम चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति से की मुलाकात, भारत आने का दिया न्यौता।
पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर। पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज। तीसरे चरण के लिए आज हो रही नामांकन पत्रों की जांच। चौथे चरण के लिए कल तक नामांकन। आजादी का अमृत महोत्सव पर संगोष्ठी में शामिल हुए राज्यपाल। कहा कि घटनाओं से प्रेरणा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है इतिहास। और राज्य में 8 मई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान। अगले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं।